नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारा YouTube चैनल से एएस एजुकेटर चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए हमें हर दिन की तरह आज भी मैं हमेशा आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेता हूं और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी चैप्टर 2 में चल रहे हैं। देखिए, उसे हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हर क्लास से पहले मैं देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। मेरा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इसका जो नाम है एएस एजुकेटर चैनल नाम है मेरा चैनल का। ठीक है, इस चैनल में आप लोग को मैं कहूँगा आप लोग जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ये आप ये सर्च करिएगा, आपको नाम शो हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको रोज़ नोट्स मिल जाएगा, मतलब पर सब्जेक्ट जो भी नोट्स है उसको दे दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव सेशन लगाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए दी जाएगी। हम क्वेश्चन भेजेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी 9229268063 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं। हम यहाँ पर जांच करेंगे आपका और बताएंगे कि आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, खास करके अभी तो आप 12th एकेडमिक में हैं तो आपको तो भाई रिटर्न देना ही होगा। तो आपको जो है राइटिंग स्किल पर ध्यान तो देना इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए मेरा पर्पज़ है कि हम आपको रोज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दें, आप उसको सॉल्व करके मुझे भेजें, क्योंकि आपको भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हो जाएगी। आप लिखने के लिए आप हमेशा इच्छुक होंगे, क्योंकि आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते ही जाएंगे और क्वेश्चन आंसर को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको आगे जाके परेशानियां होंगी। इसलिए मेरा भी कहना है आप यहाँ के साथ साथ बुक में जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की, भारतीय भवन की, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। और क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आप प्रयास कीजिए पूरी तरीके से कि आप अपने से सॉल्व कीजिए, ना कि चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी या वगैरह यहाँ जो टीचर के द्वारा। देखिए, आप अगर जब अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आदत डालिए अभी से, क्योंकि आप सब सोचिए कि लास्ट टाइम में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, सैम्पल पेपर लगाऊंगा, लेकिन आपसे उस समय अगर आप अभी से करते जाइएगा तो आगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। चलिए, मेरा ये बताना था आपको कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। डाउट सॉल्व की जाएगी, हमारी टीम के द्वारा डाउट सॉल्व की जाएगी। आप लोगों का हर संभव मदद किया जाएगा हमारी तरफ से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेता हूं और हम लोग क्या उम्मीद है कि हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और उसी के साथ हम चैप्टर 2 में भी रनिंग चल रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने 2 सीरीज़ आपको इससे पहले अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसके 2 सीरीज़ देखें, उसके बाद आप इसको पढ़िए, क्योंकि आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्लियर तभी होगा जब आप शुरू से उसको पढ़िएगा। बीच में पढ़िएगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मेरा मानना है और सभी का मानना है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे, हम चैप्टर 2 में थे और हम कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उस पर जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। आप चैनल से भी पूछ सकते हैं, आपकी सारी सुविधाएँ दी गई। देखिए, हम पढ़ रहे थे द्विध्रुवता का अंत, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ का विघटन। हम इसको बताएं आपको विस्तार से। हमने थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं जो पहले आपको पढ़ाए थे। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक में? हमने पढ़ा है कि सोवियत प्रणाली क्या होती है, हमने पढ़ा है कि भाई किन किन शासकों द्वारा राष्ट्रपति शासन किया, मतलब राष्ट्रपतियों द्वारा शासन किया गया। हमने क्या पढ़ा कि सोवियत संघ का आरंभ कैसे हुआ। हमने
पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, सोवियत संघ में घटना चक्र क्या थी, किन किन कब कब किन गतिविधियों को घटी, वो सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखिए इससे पहले आपको कारण पढ़ा दिए, उसका चक्र पढ़ा दिए, अब हम उसका परिणाम जानेंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करना होगा, कोई भी टॉपिक्स हो, मान के चलिए हम बात कर रहे हैं आपातकाल का, या कोई भी मतलब घटना चक्र, या कोई भी मतलब क्या कर सकते हैं आप उसको, कोई भी परिस्थिति हो, उसकी 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको जानना होगा। कोई भी चीज़ को 3 मेजर पॉइंट टाइप से बांट के पढ़ाया जाता है। पहले आप उसको पढ़ते हैं कि भैया इसका कारण क्या था, मतलब और फिर उसके दौर में क्या क्या हुआ, ठीक, पृष्ठभूमि। इसके साथ फिर लास्ट में आप पढ़ते हैं परिणाम, मतलब इसके द्वारा इससे समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या क्या परिणाम पड़े। ये 3 जो मेजर पॉइंट्स है ये आपको हर टॉपिक्स में मिलेंगे, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप पॉलिटी पढ़िए, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए या सोशोलॉजी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको ये 3 मेजर पॉइंट, इसको तो कुछ मामलों में तो नहीं भी माना जा सकता, लेकिन इसको तो मेजर पॉइंट आपको मानना होगा कि उस दौर में क्या क्या हुई। लेकिन आपको ये दोनों तो भाई कोई भी टॉपिक्स हो उसमें आपको जानना ही होगा, इसलिए आपको माइंड में लेकर चलना है कि कोई भी टॉपिक्स को कारण, पृष्ठभूमि और परिमाण के साथ लेकर बांट कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता है सुना आया होगा। ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखिए हम पढ़ रहे थे कि सोवियत संघ विघटन का कारण क्या था, और घटना चक्र में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, ब्रिटिश येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। अब हम पढ़ेंगे विघटन का परिणाम क्या क्या हुआ। इसको भी मिटा देते हैं ना, आपको अच्छा लगता है। विघटन का परिमाण देखिए, जब आप जानते हैं कि शीत युद्ध जब चल रहा था तो 2 महाशक्ति थी, विश्व 2 खेमों में बटी थी, और उससे कई राष्ट्र उससे जुड़े हुए थे। इससे क्या हो रहा था कि पूरा दुनिया यही जान रही थी कि 2 दुनिया है, दो महाशक्ति है, और दोनों में वैचारिक मतभेद चल रही थी, और हथियारों की होड़ थी, और मतलब शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा देखी जा रही थी। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो उसका परिणाम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विश्व में शीत युद्ध का जो दौर था वो समाप्त हो जाता है। जब समाप्त होता है तो इसमें क्या क्या गतिविधियां देखने को मिलती है। हथियारों की जो होड़ होती है कि होड़ में कमी, ठीक है, वैचारिक मतभेद की समाप्ति, ठीक है, दूसरी महाशक्ति का अंत, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो हथियारों की होड़ में कमी आ जाती है, वैचारिक मतभेद की समाप्ति हो जाती है, दूसरी महाशक्ति की अंत हो जाती है, और विश्व में क्या है कि अब नए तरीके के राजनीतिक हलचल देखी जाती है, विश्व राजनीति में हलचल देखी जाती है। इनमें नए सिरे से हलचल, ये आपका पहला कारण हो जाएगा
कि भैया सोवियत संघ का विघटन का कारण क्या था कि शीत युद्ध का पूरी तरीके से समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ में कमी हो गई, वैचारिक युद्ध का ख़त्म हो गया कहानी, दूसरी महाशक्ति का अंत हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा परिणाम क्या था, उतार लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दूसरा कारण क्या था कि विश्व में जब दूसरी महाशक्ति का अंत हो जाता है तो विश्व में जो राजनीतिक हलचल चल रही थी वो दो तरह से चल रही थी। कुछ चर्चा चल रही थी कि देश जो अब विश्व है बहु ध्रुवीकरण हो जाएगा। अब कुछ सोच रही थी कि ये जो एक ध्रुवीय हो जाएगा। देखिए हम आपको मतलब समझा देते हैं बहुध्रुवीय एक ध्रुवीय का मतलब। बहुध्रुवीय का मतलब हो गया जहाँ अनेक प्रकार के अपना राष्ट्र अपना सब जो राष्ट्र हैं अपना अपने विदेश नीति अपने अपने शासन प्रशासन में अपनी नीतियों के द्वारा शासन करेंगे। वो विश्व में मतलब सभी को समान प्रभुत्व मिलेगा, समान समझौते, समान हिस्सेदारी, समान आर्थिक व्यवस्था, सारी चीज़ें होंगी। ये सपना देखा गया था। ये सपना आज भी जीवित है। ये सपना किसके द्वारा देखा जाएगा? ब्रिक्स के द्वारा देखा गया है। इससे पक्षधर कौन कौन है? रूस है, भारत है और भैया चीन है। और जो भी शामिल सदस्य हैं वो भी बहुध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ सीधे से मतलब है कि सभी राष्ट्र को समान व्यापारिक अधिकार मिले, सभी को न्याय पक्ष का संगत अधिकार मिले और अपने आवाज़ को उठाने के सक्षम हो विश्व। मतलब किसी देश पर कोई बाहरी दबाव ना हो, बस उसी का मतलब बहुध्रुवी। अब एक ध्रुवीयता का अंत क्या है? एक ध्रुवीयता क्या है? मतलब किसी एक महाशक्ति का पूरे विश्व में प्रभाव। वो प्रभाव बहुत तरीके से हो सकती है। वो राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, सारी चीज़ें से हो सकती है। लेकिन हुआ आखिर क्या? जब दो विचारधाराएं को लेकर सपने सजाए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? आखिर में जब शीत युद्ध दूसरी महाशक्ति का अंत हुआ तो एक ध्रुवीयता यानी यूएसए का जो है समकालीन विश्व में प्रभुत्व हो गया, जिसको हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से पढ़ाएंगे कि एक ध्रुवीयता का अंत क्या है, एक ध्रुवीयता था क्या, आखिर अमेरिका ने किस तरीके से एक ध्रुवीय के रूप में पूरे समकालीन विश्व में अपनी पहचान बनाई, कैसे शीत युद्ध के बाद उसने एक पूरे विश्व में खास करके उस पूर्वी गणराज्य जो देश थे वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाया। ठीक है, ये दूसरी कारण थी। इसमें क्या हुआ कि यूएसए का पूरे विश्व में प्रभुत्व बन गया, जब वही एक महाशक्ति बची जो पूरे विश्व में सबसे प्रभावी थी। ठीक है, हम चलते हैं आगे की कहानी। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। हम ब्रिक्स के बारे में भी आगे चैप्टर्स हैं, उस पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर ब्रिक्स था क्या, ब्रिक्स की भूमिका क्या है, आज के समकालीन विश्व में ब्रिक्स की भूमिका क्या है। आपको सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ाई जाएगी। हाँ, अब देखिए क्या हुआ कि जब प्रभाव पूरी तरीके से फैल गया तो अब देख सकते हैं कि इसी के साथ ही जब मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सभी गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो होता है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो जो है अब
लोकतांत्रिक उदारीकरण की ओर, लोकतांत्रिक उदारीकरण की ओर आकर्षित हो रही थी। कई जो इसके सोवियत संघ के जो पूर्व में गणराज्य थे वो क्या कर रहे थे कि वो नाटो के बारे में हमने पढ़ाया, एवं पूंजीवादी की ओर और संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है। और क्या होता है जब ये पूर्वी गणराज्य के सभी देश में पूंजीवादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, नाटो की तरफ जाने चाहते हैं, तो यहाँ पर होता है क्या कि जो है कि अब नए सिरे से ये जो गणराज्य थे एक नए सिद्धांतों में उभर कर आए, विश्व में उभर कर आए। तो काफ़ी संघर्षशील थी ये नतीजे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको समझ में आया कि शासन व्यवस्था में जो था, मतलब जो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, वो जब स्वतंत्र हो गए तो वो क्या कर रहे थे, लोकतांत्रिक उदारीकरण की ओर वो आकर्षित हो रहे थे। उन पर बाहरी शक्तियों का दबाव पड़ रहा था। हम आगे बस अब हम आपको पढ़ाएंगे कि बाहरी दबाव कैसे पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले ये बता दिया मैंने कि वो क्या कर रहे थे कि नाटो जैसे संगठन पूंजीवाद की ओर, या मतलब जैसे जो पूंजीवादी और मुक्त अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे थे, उधर की ओर ये जो गणराज्य थी वो आकर्षित हो रही थी और इसमें शामिल होना चाहती थी। और नए सिद्धांत से ये लोग नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, पूरी दुनिया में उभर कर आए। हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब जो मेन फैक्टर हुआ, जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम में सबसे घातक सिद्ध हुआ, उसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर से हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि आपको शॉक थेरेपी होता क्या। शॉक थेरेपी का मतलब है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये इसका सिंपल सा अर्थ है। मतलब कहने का मतलब देखिए, हम आपको बताते हैं क्या है। जैसे मान के चलते हैं कि आप जो है अपने जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो खास करके आपके जो आपसे जलन या जेलस फील करते हैं, उन लोगों में आप देखिएगा क्या करता है कि वो लोग पहले आपको घात पहुंचाएंगे। जब आप घायल हो जाइएगा तो आपको क्या किया जाएगा, उपचार के लिए आपको सजेशन देने आएंगे। अब जैसे समाज पर ही चर्चा करते हैं। मान के चलिए आपका 12 का रिजल्ट आता है, ठीक, आप रिजल्ट में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते किसी कारण से, तो समाज क्या होगा कि आपका जो है पहले पूरी तरीके से बुराई करेगा। मतलब आपको जितना होगा उसके पास वो सब आप पर निकाल देगा। मतलब जो आप बचपन में भी किए होंगे उसको भी आप निकाल के परोस दिया जाएगा। अब फिर उसी समय क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, आपके घर आएंगे, आपको सजेशन देंगे कि तुम ऐसे पढ़ो, अच्छा स्कोर करो, आगे पढ़ना, आगे बढ़िया करना। तो इससे क्या होता है कि पहले आपको आपके बारे में पूरे समाज में रायता फैलाया गया, ठीक। फिर उसके बाद आपके घर आके वो सजेशन दे रहे हैं कि भैया ऐसे पढ़ो, तुम उससे स्कोर करोगे, आगे ये तैयारी कर लो, आगे वो कर लो। वही कहानी यहाँ पे सेम टू सेम फॉलो होती है, बस यहाँ पर ये हाई लेवल प्रोटेक्ट पर हो जाती है। देखिए, आघात पहुँचाकर उपचार करने का मतलब यह था कि मतलब पहले वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, वहाँ की विचारधारा को ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पे क्या किया गया कि मतलब उसको मजबूर किया गया कि आप पूंजीवाद की ओर आकर्षित हो जाइए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। मतलब इसका था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण,
मतलब यहाँ पे क्या किया कि पूंजीवाद से जो साम्यवाद शासन व्यवस्था थी उसको पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया गया, मतलब मजबूर किया गया कि आप पूंजीवाद को फॉलो कीजिए। ये शॉक थेरेपी लाया किसे गया है? 1990 में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO 1990 में IMF एवं UNO मतलब जो आर्थिक संगठन थी उसके द्वारा ये लाया गया। ये लाया किसके प्रोत्साहन से लाया गया है? यह पूरी तरीके से पूंजीवाद को प्रेरित करने के लिए लाया, पूंजीवाद को पूर्णतः बढ़ावा के लिए। मतलब जो भी पूर्वी गणराज्य जो सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य थे उन पर पूंजीवादी व्यवस्था को लादने का पूरा प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब देखेंगे शॉक थेरेपी में क्या क्या हुई और किस तरीके से यह आघात पहुंचाया गया, उसका उपचार किया गया। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए होता है क्या, सिंपल सा, इन सभी राष्ट्रों में क्या किया जाता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इनको मतलब इन पर बाहरी दबाव दिया जाता है एवं इन पर क्या किया जाता है कि जब ये आर्थिक मंदी से पूरी तरीके से सोवियत संघ जकड़ चुका था, सोवियत संघ के गणराज्य भी जो स्वतंत्र हुए थे वो भी जकड़े हुए थे, उनको सजेशन दिया गया कि आप क्या कीजिए कि आप अपनी जो अर्थव्यवस्था, जो पुरानी अर्थव्यवस्था मतलब जो अपनी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी आपकी, उसको आप पूंजीवाद की ओर परिवर्तन कीजिए। ये परिवर्तन इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि शीघ्र हुआ, शीघ्र परिवर्तन मतलब तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। मतलब कई गणराज्य मतलब जितने भी गणराज्य थे सभी को ये मतलब आप सजेशन दिया गया और दबाव दिया गया कि आप साम्यवाद को ख़त्म कीजिए, आप पूंजीवाद की ओर बढ़ जाइए। और इसमें मतलब व्यापक स्तर से तुरंत कर दिया गया। मतलब क्या किया गया यहाँ पे कि वहाँ के जो उद्योग थे उसका निजीकरण किया गया। उद्योग जो थे वहाँ पर उसको जो है पतन कर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया व्यापक रूप से। वहाँ जो कृषि सामाजिक रूप से चल रही थी उसको स्वामित्व पर बढ़ावा दिया। कृषि का निजी स्वामित्व में बढ़ावा। ठीक है, क्या गया कि जो वहाँ पे उद्योग थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। उनकी जो भी उसको क्या किया गया कि मतलब पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया। अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ गई थी, पूंजीवाद की ओर ग्रसित हो गई। इसी नतीजे में आगे देखिएगा आपको, देखिए होता क्या है कि जब साम्यवाद को पूंजीवाद के परिवर्तन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी पूरी तरीके से गिरावट, आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट देखी गई। तो सरकार जो है पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति से पस्त हो गई थी और वहाँ वो पूंजीवाद को फॉलो करने लगी। सरकारी हस्तक्षेप में कमी आ, राज्य स्वामित्व को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें शॉक थेरेपी के द्वारा किया गया। हम आगे चलते हैं, आगे इस पर क्या हुई थी आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। चलिए
थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ आपका। लो भाई, तत्काल रूप से तो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे? शीघ्र परिवर्तन देखने को मिला, आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट देखने को मिली। इसी दौर में गराज सेल हुआ। ये गराज सेल होता क्या है? गराज सेल का मतलब था कि मतलब जो वहाँ की उद्योग थी, जो वहाँ की मतलब सारी आर्थिक गतिविधियाँ थी, सभी को क्या किया गया, औने पौने दाम पर, मतलब बहुत ही कम दाम पर उसको पूंजीवादियों के द्वारा खरीद लिया गया। मतलब निजी व्यक्तियों द्वारा औने पौने दामों पर आर्थिक गतिविधियों की निजीकरण करना। ये निजीकरण किनके, खास करके उद्योग में व्यापक रूप से हुई। देखिए, ये गराज सेल जो ये निजी व्यक्तियों के द्वारा, जो बाहरी व्यक्तियां खास करती थी, वो उसके द्वारा क्या किया गया कि औने पौने दामों पर आर्थिक गतिविधियां की निजीकरण कर दिया गया। इसी में क्या हुआ कि जब गराज सेल जब होने लगा था, मतलब जब राज्य के द्वारा मजबूरन और आर्थिक देखते हुए सभी जो रूस के नागरिक थे या अन्य गणराज्यों में भी, उनको क्या किया गया कि उनको अधिकार दिया गया कि आप उद्योग को खरीद सकते हैं, बैंकों को खरीद सकते हैं और अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनको सभी को बराबर क्या मतलब उनको ठीक पास दिया गया, एक तरह से पास दिया गया कि आप खरीदने के लिए सक्षम। लेकिन हुआ आखिर क्या? बाहरी शक्तियों के द्वारा जो पास दिया गया था, पास का कालाबाजारी व्यापक रूप से हुआ। ये कालाबाजारी आखिर हुआ कैसे? देखिए, आप जब जानते हैं कि जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी तो जनता की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी व्यापक रूप से मतलब मध्य स्थिति में थी, तो उन्हें तो भाई कुछ पैसे चाहिए थे जिससे वो अपना थोड़ा सा स्थिति सुधार लें। तो वो अपने पैसे की मजबूरी में जो उनको पास दिया गया था उनको काला बाजारी में बेच दिया गया और बड़े बड़े बाहरी शक्तियों के कंपनियों द्वारा उद्योगों को मतलब बहुत ही कम दामों में बेच दिया गया। मतलब उद्योग जो थे उसको बहुत ही कम दामों पर ख़रीद लिया गया और जो वहाँ की परिवहन व्यवस्था थी उस पर भी निजीकरण का प्रभाव बढ़ गया। वहाँ की जो ऊर्जा सेक्टर थी वहाँ पर भी निजीकरण का प्रभाव मिल गया। खास करके और यही सब क्षेत्रों में व्यापक रूप से क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में जो भी इन्वेस्ट हुई थी उनको क्या किया गया था कि मतलब बहुत ही कम दाम पर एक तरह से मतलब आप रत्ती का माल समझकर जैसे तैसे इसको खरीद लिया गया, इसका निजीकरण कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो मुद्रा थी, मुद्रा की गिरावट देखने को मिली। मतलब मुद्रा का जो वैल्यू था पूरी तरीके से गिर गया क्योंकि उनको अब उनके दाम मतलब उनके जो सारे क्षेत्र थे उनको मतलब जो सेक्टर थे आर्थिक गतिविधियों के उनको बहुत ही औने पौने दामों पर खरीद लिया गया। जिससे क्या हुआ कि मुद्रा में भारी गिरावट देखने को मिली, मुद्रास्फीति हुई, मुद्रा गिरावट, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को देखने को मिली। ये मुद्रास्फीति का मतलब है कि रुपये जैसे आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि रुपया का जो वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। उसी तरीके से वहाँ पर व्यापक रूप से कमज़ोर हो गया और काला बाजारी व्यापक रूप से फैली। और वहाँ पर क्या हुआ कि माफिया वर्ग का उदय हो गया था। मतलब जो वहाँ के मतलब
किसान थे, मतलब आम नागरिक थे, उन पर दुर्व्यवहार किया गया, उनके संपत्तियों को इसी तरीके से खरीद बिक्री किया गया। माफिया बड़ का उदय। ये माफिया बड़ क्या करते थे कि बाहरी शक्तियों को जो वहाँ के नागरिक थे उनके जो मतलब जो भी उनका आर्थिक सेक्टर था, जो भी राज्य में आर्थिक सेक्टर था, उस पर वो मतलब उसको बहुत ही कम दामों पर बेच लेते थे। उससे क्या होता था कि माफिया बड़ को भी फ़ायदा होता था। अब बाहरी शक्तियाँ मतलब कई बाहरी कंपनियों को भी फ़ायदा हुआ। तो कंपनियां जो है लोगों से बहुत ही सस्ती दामों पर ज़मीनों को खरीद ली, अपने उद्योग को स्थापित कर दी, अपना मतलब प्रभुत्व को पूरी तरीके से जमा दी। इससे माफिया बड़ का बहुत बड़ा उदय हुआ। माफिया बड़ के द्वारा आर्थिक क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम करने लगा। लोगों से दुर्व्यवहार किया गया, लोगों को उनकी उचित कीमत पर उनको चीज़ों को नहीं खरीदा गया और उनको काफ़ी आर्थिक स्थिति से मतलब कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। ठीक। क्या हुआ कि मतलब जो है अब पूंजीवाद का पूरी तरीके से प्रभाव बढ़ गया। पूंजीवादियों के द्वारा वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट किया जाने लगा, वहाँ पे मतलब सस्ते दामों पर मज़दूरों को रखने लगा, उनका उपयोग कर वो अपने संसाधन को बढ़ाने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। तो ये थी शॉक थेरेपी का मतलब था। हमने इसका आपका जो है क्या कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी का मतलब हम क्या समझाए थे आपको कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो आघात इस तरीके से किया गया और उपचार किस तरीके से किया गया भैया, तो बाहरी शक्तियों के द्वारा वहाँ पे जो है कि वहाँ के ज़मीनों को खरीद कर वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाने लगा, सस्ते मज़दूरों को रखने लगा, मज़दूरों को कम दाम पर करने लगे। मतलब उनको जो है मतलब मजबूरन विवश कर दिया गया कि आप उस तरीके से काम कीजिए, अपना आर्थिक स्थिति को सुधार करने में थोड़ा मदद कीजिए। बस यही था यहाँ पे फैक्टर, यही था आघात पहुँचाकर उपचार करना, जो काफ़ी निंदनीय थी एक तरह से हम माने तो। ये सही तरीके देखिए, हम जानते हैं कि पूंजीवाद और वैश्वीकरण का पूरे भारत में मतलब पूरे दुनिया में प्रभाव है, लेकिन सभी जगह सकारात्मक नहीं और सभी जगह नकारात्मक भी नहीं। अब भारत की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, तो हम आगे इस पर विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि भारत में क्या है कि हम वैश्वीकरण को लाएँ। 1991 में मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उनके द्वारा लाए गए। तो हम लोगों ने तो अचानक तो अपने शासन व्यवस्था को नहीं ख़त्म कर दिया, अपने राज्य स्वामित्व को ख़त्म नहीं किया, हमने क्रमबद्ध तरीके से जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ, हम अपने निवेश को भी बढ़ावा दिया, हमने निर्यात को बढ़ावा दिया, आयात को कम करने में भूमिका निभाई, परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें थी। इसी तरीके से अगर यहाँ भी उसी तरीके से होता तो इस जो आज ये स्थिति को मैंने पढ़ाई ये घटना ना घटती। इसलिए किसी भी चीज़ को यहाँ से ये सीख मिलती है, किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट ही ना करें, उसको धीरे धीरे प्रेशर पर दें। ठीक है, यही यहाँ इसका मतलब था। शॉक थेरेपी का यही कारण था कि मतलब वहाँ की स्थिति को बदतर करके फिर उसमें अपना प्रभाव डालकर वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया गया, लेकिन बहुत ही सस्ते दामों पर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। एक डाटा और देना है, बोल रहा हूँ। हम रूस में खास करके ये जो भी चीज़ें बताई गई रूस में व्यापक रूप से देखने को मिली। रूस में सबसे ज़्यादा हानि रूस को ही हुई। रूस में एक दूसरी सबसे बड़ी बैंक थी इंकॉम नाम की। इसमें क्या था कि 1,500 शेयर धारक थे एवं 16,000 करोड़ 1600 करोड़ की 16,000 ऐसे ही, हाँ मतलब कई करोड़ रुपये का घाटा हो गया।
और जो शेयर धारक थे उनकी शेयर धारक की जो राशि थी वो डूब गई, शेयर डूब गई, इससे भारी हानि देखने को मिली। ये सारी चीज़ें घटी जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से 10 साल के बाद रूस ने अपनी स्थिति को बेहतर किया, आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शॉक थेरेपी का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके विघटन के क्या क्या परिणाम हुए ये भी आपको पता चल गई। आज में हमने ज़्यादा 2 टॉपिक कवर कर पाया और आपका जो ये चैप्टर है कल इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको लेकर जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।